अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं कि हम आपके साथ जो पाकिस्तान से मुअज़्ज़ज़ मेहमान तशरीफ़ लाते हैं यहाँ पर हमारे विज़िट करने के लिए उनसे मुलाकात करवाते हैं। तो आज हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं खारियाँ से एक नहायत अहम और तालीम याफ्ता शख्सियत। आप में से अक्सर अहबाब उन्हें जानते होंगे, जनाब चौधरी नसरुल्लाह एडवोकेट साहब। आप पेशे के एतबार से वकील भी हैं और सहाफ़ी भी हैं और गुजरात न्यूज़ के नाम से वेबसाइट भी चलाते हैं और इनका वहाँ पर एक रेडियो भी है जो FM 97 के ऊपर आता है, जो पाकिस्तान में ये लोकल अपने खारियाँ के हवाले से उस पर प्रोग्राम्स वगैरह देते हैं। और इनके ये चूँकि राइटर भी हैं और मुख्तलिफ़ अखबारात में और मुख्तलिफ़ रसाइल में लिखते भी रहते हैं। मुख्तलिफ़ जो पाकिस्तान के कौमी अखबारात हैं उनके साथ भी इनका ताल्लुक़ रहा, जिनमें नवाए वक्त और ख़बरें भी शामिल हैं। नवाए वक्त के आजकल भी ये खारियाँ इलाके के नुमाइंदा हैं। जनाब चौधरी नसरुल्लाह एडवोकेट साहब जनरल सेक्रेटरी भी रहे बार कौंसिल खारियाँ के 2006 में, और प्रेस क्लब खारियाँ के सहाफ़ती खिदमात के हवाले से ये प्रेस क्लब खारियाँ के भी जनरल सेक्रेटरी रहे और खारियाँ में प्रेस क्लब के हवाले से काफ़ी एक्टिव हैं। नहायत उम्दा शख्सियत के मालिक हैं। आइए आपसे उनकी मुलाकात करवाते हैं। चौधरी साहब, आपको टीवी लिंक के स्टूडियो में बल्कि डेनमार्क में आमद पर खुश आमदेद कहते हैं। जी संत साहब, बहुत शुक्रिया आपकी टीम का, आपके बुलाने का, आपकी मोहब्बत का, और मेरी तरफ से पाकिस्तानी कम्युनिटी बल्कि सब कोपेनहेगन में लोगों को अस्सलाम वालेकुम। चौधरी साहब, सबसे पहले तो आप ये बताइएगा कि आपका ये दौरा किस सिलसिले में था? आप पूरे यूरोप में आए या सिर्फ डेनमार्क में आए, या मतलब आने के आपके मकासद क्या थे और कैसे आना हुआ? असल में संत साहब, मेरे दौरा तो आप इसको कह लें, निजी भी कह लें, और हमारे जो इंडिपेंडेंस डे है हमारा 14 अगस्त, उस सिलसिले में नॉर्वे में तकरीबात होती हैं। जी और मेरा ख्याल है पूरे यूरोप में सबसे जो अहम और ज़्यादा होती हैं तकरीबात वो नॉर्वे में होती हैं। वहाँ हमारे दोस्त हैं जो ये तकरीबात का इनकाद करवाते हैं। वहाँ हमारे खारियों से अक्सर लोग 14 अगस्त के मौके पे आते हैं। मैं उस सिलसिले में भी वहाँ पर तकरीबात में शिरकत की। उसके अलावा यहाँ मेरी एक निजी मसरूफियत थी, मेरे भाई के कोई तकरीब थी यहाँ, उस सिलसिले में भी हाज़िर हुआ। यहाँ की पाकिस्तानी कम्यूनिटी चूँकि बहुत ज़्यादा इधर है, हम ख़ास तौर पे तहसील खारियाँ ज़िला गुजरात के बहुत से लोग हमारे रिलेटिव भाई अज़ीज़, तो उनसे मुलाकात का मकसद भी था। वैसे भी आप जैसे इल्म से तल्लक़ रखने वाले लोगों से मुलाकात का दिल था, तो इसलिए मैंने ये दौरा किया। चौधरी साहब, चूँकि नॉर्वे में भी और यहाँ डेनमार्क में भी बहुत ज़्यादा जो अक्सरियत है हमारे पाकिस्तान से आकर बसने वाले लोगों की, वो ज़िला गुजरात और खारियाँ से आपने ठीक फरमाया, उनसे ताल्लुक़ है। इसलिए मैं ज़्यादा आपसे जो पाकिस्तान के बारे में बात करना चाहूँगा तो वो खारियाँ और गुजरात के हवाले से ज़्यादा बातें करना चाहूँगा, और वही लोग जो है ना वो सुनने में भी दिलचस्पी रखते हैं, क्योंकि ज़ाहिर है मुल्की सियासत के हवाले से तो वो ख़ुद भी काफ़ी चैनल सुनते रहते हैं, प्रोग्राम भी सुनते रहते हैं। आप मुझे ये बताइएगा कि आप चूँकि बार कौंसिल में भी रहे, वकालत के वाले, चूँकि आपकी शख्सियत के मुख्तलिफ़ पहलू हैं, तो मैं चाहता हूँ कि चलें वकालत पर पहले बात करते हैं। आप अदालत में भी रहे, तो हमारा जो खारियाँ में ख़ास तौर पर अदालती निज़ाम चल रहा है, वहाँ वकला का या मुकदमात का, वो इंतज़ामी हवाले से क्या आप समझते हैं कि लोगों को सहूलियात हैं, वो ठीक चल रहा है? लोगों के मसाइल जो हैं वो मुकदमात बर वक्त लग रहे हैं, या कैसे आप महसूस करते हैं उसको? असल में तो सब खारियाँ जो तहसील है, ये तहसील हेडक्वार्टर है। मेरा तल्लक भी खारियाँ शहर से है, मेरे फोर फादर भी खारियाँ में रहे हैं। मैं भी वहाँ से तालीम हासिल की, फिर पंजाब यूनिवर्सिटी से लॉ किया। शोबा सहाफ़त से शौक़ था, उसको कर रहा था, साथ साथ मैंने लॉ कर लिया। और जहाँ तक हमारे तहसील खारियाँ का तल्लक है, वहाँ आपने कहा कि लॉ एंड ऑर्डर के हवाले से या जो हमारा तहसील कचहरी का जो कल्चर है, इसमें कोई शक नहीं कि अदलिया में पिछले कुछ अर्सा में तब्दीली आई है, बहुत ज़्यादा आई है। हमारे चूँकि पाकिस्तान जब से बना है, हमारे वो अदलिया इंतज़ामिया में वो कॉम्पिटे नहीं रहा कोऑर्डिनेशन जो कि होनी चाहिए थी। और यही मैं समझता हूँ बाद दफ़ा हमारे मसाइल का भी इससे सामने आया। खारियाँ जो हमारी तहसील हेडक्वार्टर है, ये डिस्ट्रिक्ट गुजरात की, चूँकि 2 तहसीलें हैं, गुजरात और खारियाँ। खारियाँ में 2 डिस्ट्रिक्ट जज हैं और तकरीबन 5 सिविल जज हैं जो खारियाँ में अपने फ़राइज़ अंजाम दे रहे हैं, जिनको अब जुडिशल मजिस्ट्रेट भी कह सकते हैं। और उसके अलावा खारियाँ जो
शहर है, इस वाले से अहम है कि यहाँ के बहुत ज़्यादा लोग जो है बैरून मुल्क में हैं। बिल्कुल। ख़ास तौर पे आपके कोपेनहेगन में मेरा ख्याल है काफ़ी बड़ी तादाद में लोग यहाँ, इर्द गिर्द के बहुत सारे गाँव के बहुत और से खारिया शहर के बहुत सारे लोग गिरदोनवा के बहुत ज़्यादा लोग हैं। जो वहाँ इंसाफ के वाले से बात है वो तो चूँकि हमारा नया नया कल्चर डेवलप हो रहा है, लोगों को अभी तक अवेयरनेस नहीं कानून के बारे में। दूसरे मुल्कों में इसके बारे में कायदा पढ़ाया जाता है, वहाँ चूँकि लोग इतने ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं, हालांकि हमारे साथ खानी कैंट में बड़े अच्छे स्कूल हैं। अभी हमारी जो नौजवान नस्ल नई आ रही है उनको काफ़ी अवेयरनेस है, लेकिन पुराने लोगों को नहीं है। लेकिन इस वाले से मैं समझता हूँ कि वहाँ अब काफ़ी बेहतरी आई है और काफ़ी अच्छे तरीके से लोगों को इंसाफ मिल रहा है। अच्छा, चूँकि हमारे यहाँ जो लोग हैं उनको शायद इस बात से ज़्यादा दिलचस्पी हो कि यहाँ के लोगों के कई मसाइल हैं वहाँ पर। जी जी बिल्कुल। कानूनी मसाइल हैं। अभी कल ही मेरे एक दोस्त मुझसे मशवरा पूछ रहे थे कि उनके कोई जानने वालों की वो ये जो मकानों पर रिश्तेदार उनके अपने कब्ज़ा कर लेते हैं और फिर उनका कोई कानूनी चाराजोई का कोई ताल्लुक़ नहीं है, कोई वसीला नहीं होता, कोई ज़रिया नहीं होता, मालूमात नहीं होती, उन्हें पता नहीं होता। क्या कोई ऐसा सेल खारियाँ में, चूँकि खारियाँ से बहुत ज़्यादा लोग बाहर हैं, जो बैरून मुल्क लोगों को आए दिन कानूनी पेचीदगियों में अदालतों में चक्कर लगाने पड़ते हैं, ये यहाँ से जाकर अपने टिकटें भर के खर्चा करके वहाँ जाएं, मुकदमा लड़ें और फिर इनको जो है ना वो सोने का अंडा देने वाली मुर्गी समझकर लोग हलाल भी करने की कोशिश करते हैं। इनके लिए कोई आप क्या समझते हैं कि क्या करना चाहिए यहाँ के लोगों को अगर कानूनी मसाइल दरपेश हों तो? संधू साहब, जो 50 और 60 की दहाई है उसमें हमारे लोग यहाँ बाहर आए और आए इस मकसद के लिए थे कि हम कुछ अर्सा यहाँ क़याम करेंगे, रोज़ी कमाएंगे और पैसे इकट्ठे करेंगे और पाकिस्तान चले जाएंगे, वहाँ जाके फिर अपना कारोबार करेंगे। लेकिन ये अभी आस्ता आस्ता कंसेप्ट चेंज हो गया। यहाँ जो सबसे ज़्यादा लोगों को मसाइल हैं वो ये हैं कि हमारे मकान पे कब्ज़ा कर लिया गया। साबका दौर में, जिसको आप परवेज़ अली साहब का दौर कह सकते हैं, उस दौर में हमारे ज़िला नायब जो शफात हुसैन, उन्होंने एक ऐसी फोर्स बनाई थी जो कि कब्ज़ा ग्रुपों के ख़िलाफ़ थी। जो किसी घर के पे कब्ज़ा करते थे उसको जाकर वो वागजार करवाते थे, उनको देते थे। यहाँ से जो वसीद पाकिस्तानी वहाँ जाते हैं, जो यहाँ से, तो उनका सर मसला ये होता है कि उनके पास वक्त कम होता है, पैसा होता है उनके पास, लेकिन वक्त नहीं होता। वो जल्दी जल्दी 2-3 हफ्ते कुछ कर नहीं सकते। और दूसरा वहाँ ये डर होता है किसी उनको ऐसे फौजदारी केस में उलझा ना दिया जाए कि उनका यहाँ आना मुमकिन ना रहे। दूसरी बात यह है कि एक तो ये बिल्कुल हकीकत है कि थोड़े से ऐसे मसले मसाइल पैदा हों, लेकिन कुछ थोड़ा सा हमारे ज़हन में ये भी बात आ गई है कि चूँकि इंटरनेशनल क्राइसिस आए हैं, यहाँ के लोगों ने ये सोच लिया है कि हमने यहाँ यहीं रहना है, वहाँ नहीं जाना। और कुछ उन्होंने हालात और वाक़यात सुने हैं लोगों से कि फ़लाँ के मकान पे कब्ज़ा कर लिया। इसलिए जब उन्होंने ये बात सुनी तो उन्होंने भी ये डर के अपने रिश्तेदारों को कहा, जी हमारी जो जायदाद है वो हमारे नाम करवा दें, हमें कुछ दे दें। वो लोग जो पहले ही वहाँ क्राइसिस की वजह से बदहाली का शिकार हैं, जब उन्हें ये बात महसूस हुई कि हमारे रिलेटिव, हमारे रिश्तेदार, वो जो कि हमें छोड़ तो वैसे ही गए हैं कि बैरून मुल्क हैं, पहले वो इनको सपोर्ट करते थे, अब उन्होंने सपोर्ट कम करनी शुरू कर दी क्योंकि यहाँ के हालात ठीक नहीं है। जब उन्होंने ये कोशिश की कि अब उनको मकान हमारे नाम लगवा दें, तो वो उन्होंने समझा कि शायद ये एक बदअतमादी की फ़ज़ा पैदा हो गई है। उससे कुछ मसाइल ज़रूर पैदा हुए। दूसरी बात ये संधू साहब, मैं समझता हूँ कि कुछ थोड़ा सा ना इसमें हम ज़्यादा बात को मिला देते हैं, ऐसी बात नहीं है। वो लोग जिनको ये पीछे छोड़ के आए हैं, ठीक है, वो इनके सहारे पे ही उधर हैं, क्योंकि उन्होंने इनके लोगों को बाहर भिजवाया, जिस तरह भिजवाया वो आपको पता है, मुझे भी पता है। जब वो समझते हैं कि एक बंदा है, हमारा बच्चा है, उसको जवान किया, वहाँ भेजा है, वहाँ जाके बेरोज़गार हुआ, तो अब उसका नेक्स्ट स्टेप ये है कि वो कहता है यहाँ की प्रॉपर्टी बेचें और वहाँ जाएँ। और जिन लोगों ने वो प्रॉपर्टी इतने दिल से बनाई होती है, उनका दिल नहीं करता ये बेचने को। वहाँ हमारा थोड़ा सा ख़ानदानी जो कल्चर होता है वो भी पसंद नहीं करता कि एक बंदा है वो उसकी आखिरी ज़मीन है वो बेच के चला गया है, और इसलिए वो करते हैं। और मैं समझता वहाँ अदालतें, कानून मौजूद है, ऐसी अगर कोई ऐसा करता भी है तो उसके बाकायदा रिलीफ मिलता है और अदालतें देती हैं और उनको पहुँचाती हैं। ये कभी नहीं मुमकिन है कि चंद एक वाक़यात हो सकते हैं, किसी और चीज़ नाम लिखवाने के बहाने वो थोड़ी सी लिखवा ली, लेकिन अभी हमारे वहाँ जो रजिस्ट्री सिस्टम है, क्योंकि मेरा तल्लुक़ वकालत से है, मुझे पता है कि अब वो इतना ईजी नहीं रहा। यहाँ से अगर आपने पावर ऑफ अटॉर्नी नहीं भेजना है तो उसका भी एक प्रॉपर तरीकाकार है, उसके लिए यहाँ से टेस्ट करवाना पड़ता है, फिर वहाँ जाकर वो रजिस्टर्ड इसी तरह होता है जिस तरह एक रजिस्ट्री करवानी होती है अपने नाम, और वो भी मुश्किल प्रोसेस है, उसके लिए भी तस्दीक करना। और वहाँ हमारा, मैं आपको बता दूँ, हमारा वहाँ जो रिकॉर्ड है वो कंप्यूटराइज हो रहा है, और ये जो होता है ये भी वहाँ कंप्यूटराइज होता है। कोई शनाख्ती कार्ड, कोई ऐसी चीज़, को डॉक्यूमेंट जल्दी हो तो फौरी तौर पर वो चेक हो जाता है। ये थोड़े से मसाइल पैदा हुए हैं, लेकिन मैं समझता हूँ कि ये स्टार्ट में, चूँकि ये भी इसके लिए हमने तोड़ कर लिया है और वहाँ काफ़ी अब सूरत बेहतर हो गई है।
और लोगों में जो ये एकदम फैल गया है कि जी पता नहीं वहाँ कब्जे हो रहे हैं, बदतमादी की फजा हो गई है, ये बड़ी वजह वैसे बिला वजह बिला जरूरी जो है उन्होंने महसूस करना शुरू कर दिया जैसे हमारे अच्छा, कब्जा ये है। बात आपकी दुरुस्त है कि इसमें चूंकि वहाँ के लोगों की भी उनकी बात में भी दलाइल हैं कि उन्होंने एक बच्चा जो है वो करके भेजा, बड़ा करके, और उससे उम्मीदें लगाई, फिर वहाँ पे ये लेके सब कुछ लेकिन यहाँ के लोग भी, अब इसमें केस टू केस ही देखा जा सकता है। फ़र्ज़ करें कि कोई ऐसी सिचुएशन है कि वहाँ के लोग वाक़यातन ज़्यादती कर रहे हैं और यहाँ वाला जो है वो फंसा हुआ है, या उसके मकान को इसने एतमाद किया लेकिन उन्होंने किसी के नाम पे कोई मकान वगैरह कर लिया। अगर वो पाकिस्तान जाके खुद अपनी कानूनी चाराजोई नहीं करता, क्या कोई ऐसा चैनल, कोई ऐसा तरीक़ाकार है कि यहाँ बैठे हुए वो कोई कानूनी चाराजोई कर सकें बज़रिया सफारत खाना या बज़रिया वजारत ख़ारजा, या कोई ऐसा अदालती चैनल है कि कोई वो वहाँ जाकर ख़र्चा करने की बजाय, क्योंकि वहाँ टाइम नहीं देते ना लोग, 2-3 हफ्ते 4 हफ्ते के लिए जाते हैं, तो या कोई ऐसा आप कोई तजवीज़ देते हो? इसमें मैं आपको बताऊं कि हमारे जो वहाँ निज़ाम है ना, वो एक कहा जाता है कि इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज़ नो एक्सक्यूज़। अगर कोई बंदा यहाँ बैठा है, सारी ज़िंदगी यहाँ बैठा है, पीछे उसको पता ही नहीं क्या हो रहा है, वहाँ जमाबंदियाँ हो रही हैं, कुछ हो रहा है, तो वो अचानक जाता है 20 साल बाद जा कहता है मुझे तो पता ही नहीं था, तो वो कानूनी चीज़ों को नहीं मानता। दूसरी बात यह है कि जिस तरह आप यहाँ कोई मसला हो छोटा सा, तो आप फौरी तौर पर आप कहते हैं मेरे वकील से बात करें। अब वहाँ ये सिस्टम है कि जो दीवानी केसेस होते हैं, जो प्रॉपर्टी के केस होते हैं, उस पर आप अपना वकील मुकर्रर कर सकते हैं, और वो वकील आपकी जायदाद की मुकम्मल तौर पे हिफाजत उसी तरह करता है जिस तरह आप खुद कर रहे हैं। सही। और इसके अलावा अगर फॉर एग्जांपल आपके पास ऐसा कोई है तो उस पर भी आपको रिलीफ मिल जाता है, इस लिहाज से कि आप पासपोर्ट अपना शो कर, वो केस जिनमें टाइम बार नहीं है, मतलब एक बाद में टाइम होता है कि वहाँ तक आप कर सकते हैं, उससे बाद नहीं कर सकते, लेकिन जिनमें टाइम बार नहीं है वहाँ आप जाके कभी भी ये दिखा के कि मेरे पासपोर्ट पे मैं इतना सा बाहर रहूँ, तो वहाँ आप रिलीफ ले सकते हैं, अदालतें वहाँ रिलीफ देती हैं। और कोई ऐसा मसला नहीं कि आप यहाँ बैठे हो, वहाँ आपकी जायदाद कोई और आप कब्जा कर ले या कोई और हथियार ले, वहाँ कानून बाकायदा मौजूद है और वहाँ उसकी होती है। और ख़ास तौर पे आपकी गैर मौजूदगी में आपका सफारत खाना भी कर सकता है। अगर कोई यहाँ का सिटीज़न बन जाता है, यहाँ की नेशनलिटी ले लेता है, तो वो तो ये वैसे ही जिम्मेदार हो जाते हैं, वहाँ परसू करते हैं। हमारे बहुत से ऐसे मर्डर होते हैं जिनको आपके बंदे से ज़्यादा आपकी एम्बेसी उसको परसू कर रही होती है, और वही पुलिस जो हमारी पुलिस है वो मुकम्मल तौर पे उसकी अपने शहरी की मदद इस तरह कर रही होती है जिस तरह के वो वहाँ के अपने शहरी करती हैं, क्योंकि यहाँ भी उनका प्रेशर होता है और वहाँ भी वो समझते हैं, वहाँ उनके रिलेटिव होते हैं, वहाँ हमारे पुलिस में बड़े बड़े अच्छे ऑफिसर आ गए हैं और वो रिलीफ देते हैं। हर शोबा में कुछ चंद लोग होते हैं जो गड़बड़ करते हैं, लेकिन मैं समझता हूँ कि हमें उम्मीद रखनी चाहिए इंशाल्लाह अच्छे लोग भी मौजूद हैं वहाँ। तो मैं यही मशवरा दूंगा आपकी बात से, जो मैं नतीजा निकाल रहा हूँ कि जो हमारे जिन दोस्तों को ऐसे मसाइल हैं यहाँ पर कम्युनिटी में, वो कानूनी रास्ता इख्तियार करें और वो जो है वो जाके किसी अच्छे वकील से मशवरा करें, और जिनकी जायदादें हैं या बना रहे हैं वो उसमें अपना वकील ज़रूर कोई रखें, बिल्कुल दरमियान में, बजाय इसके कि वो बिल्कुल अपने बाद में बाद एतमादी की फ़ज़ा पैदा हो। जी बिल्कुल। तो साहब ये तो चूँकि ये बात है, अब आप सहावत की तरफ आते हैं। वकील गो के ये इतना गैर शोबा या दूर का शोबा नहीं है, सहाफ़त और वकील और सियासत ये तीनों तकरीबन मिलते जुलते हैं, इनका आपस में मिल्क शेक बन सकता है। आप सहाफ़त का शौक़ कैसे हुआ और लिखने का शौक़ कैसे हुआ? असल में मैं बुनियादी तौर पे तो सहाफ़ी था और अखबारात के साथ मुंसलिक था। लोकल अपना पर्चा एक वहाँ से निकालता था, खारी इंटरनेशनल, और उसके अलावा हमारी गुजरात लिंक वेबसाइट है जो अभी भी आप नेट पे देख सकते हैं। शुरू से ही कुछ थोड़ा सा लिखने लिखाने का रुझान था। कॉलेज का एक मैगज़ीन था, खारीन उसका नाम था, उसमें भी लिखता रहा हूँ, उसका भी मैं एडिटर रहा हूँ। फिर उसके बाद जब मैं कचहरी में आया तो वहाँ आके एक लोकल अखबार से मुंसलिक हो गया, जज्बा अखबार था उससे। अच्छा। उसके बाद मैं जब खबरें आई 92 में, फिर मैंने खबरें के साथ मुंसलिक हो गया। फिर ये रिश्ता बढ़ता बढ़ता सहाफ़त की तरफ बहुत ज़्यादा बढ़ गया। फिर वहाँ हमारे कमिश्नर थे खालिद लतीफ़ चौधरी साहब। अच्छा। उनका तल्लक भी चूँकि हमारे इलाके से ही था, वो इत्तेफाक से उसी इलाके कमिश्नर लग गए। तो फिर उनसे हमने कहा कि आप यहाँ साफ़ियों के लिए कुछ जगह दें। नसरुल्लाह चट्टा साहब मेरे हमनाम ही, वो उधर एसी थे, और जुल्फ़कार बागड़ी इत्तेफाक से जो अभी भी वहाँ एसी लगे हुए हैं या तहसीलदार लगे हैं बंदोबस्त के, वो खारियाँ में मौजूद हैं। उनसे हमने रब्ता किया तो उन्होंने कहा जी कि आपको हम जगह देंगे। फिर उन्होंने खारियाँ रेलवे स्टेशन पर हमें एक जगह दी और उस जगह पर आज हमने एक खूबसूरत
प्रेस क्लब बना हुआ है, वहाँ की एक शख्सियत हैं मलक शबीर, मलक ब्रदर इलेक्ट्रॉनिक्स के, उन्होंने उसके मुकम्मल तौर पे तामन किया, दूसरे लोगों ने भी किया, लेकिन उन्होंने तो वो बिल्डिंग पूरी बनवा के दी। और खारियाँ के लोग आज भी उनको अपना बड़ा मसीहा समझते हैं, इसलिए कि सहाफ़त के लोगों को उन्होंने उनकी बड़ी खिदमत की। अभी भी हमारे वो प्रेस क्लब के सरपरस्त आला हैं। और लाहौर और रावलपिंडी के दरमियान गुजरात के अलावा ये वाहिद प्रेस क्लब है जिसकी अपनी बिल्डिंग है, जिसका अपना फ़ंड है, जिसके मेम्बरान हैं, जो बड़ी अच्छी लोकेशन पे है, जिसमें हम मुख्तलिफ़ लोगों को, पाकिस्तान की तकरीबन तमाम जो अहम शख्सियात हैं उनको वहाँ मदऊ कर चुके हैं। सियासी समाजी लोग जो वहाँ जाते हैं उनको करते हैं। इसके अलावा सबसे बड़ा संधू साहब, हमने उसको एक इनिशिएटिव ये दिया कि कोई मसला भी हो, किसी को कोई बंदा समझता है कि मेरे साथ ज़्यादती हो रही है, तो हम उसको प्रेस क्लब में बुलाते हैं, ला के उसकी बात सुनते हैं और तमाम अखबारात में उसको शाया करते हैं बिला मुआवजा, और उसको इंसाफ पहुँचाने के लिए भरपूर कोशिश करते हैं। और सहाफ़त भी मैं समझता हूँ एक आप समझिए कि मिशन ही है कि इसके ज़रिए आप बहुत से लोगों को रिलीफ दिलवा सकते हैं, हम बहुत से लोगों की मदद कर सकते हैं, उनको उनको जो प्लेटफार्म है उस तक वो जो जहाँ तक वो बात पहुँचाना चाहते हैं वो पहुँचा लेते हैं। अगर हमारी वजह से किसी एक बंदे की मदद हो तो हम समझते हैं कि हमारा फ़र्ज़ पूरा हो गया। नहीं, ये बहुत अच्छे जज्बात का आपने इज़हार किया, लेकिन बहुत सारे सहाफ़ी जो है वो अपनी ताकत का मिसयूज़ करते हैं, गलत इस्तेमाल करते हैं। उनके चूँकि पुलिस वाले या दूसरे लोग उनसे इस वजह से डरते हैं कि मेरी बदनामी ना हो, मेरे ख़िलाफ़ कुछ लिखा ना जाए। आपके वहाँ खारियाँ में कैसा माहौल है, कैसे सहाफ़ी हैं, या आपके प्रेस क्लब में संधू आम साहब तौर आपको पर? यकीन क्योंकि से करप्शन हमारे पाकिस्तान जी में जी तकरीबन हर शोबे में थोड़ी या ज़्यादा मौजूद है। असल संधू साहब ये जो करप्शन है ना, ये एक ज़हनी ऐसी कैफियत का नाम है, ये पाकिस्तान में बदकिस्मती से ये बड़ी तेज़ी से फैली है। आप कोई शुबा भी देख लो उसमें करप्शन आपको नजर आएगा। हमारे शुबा सहाफ़त में भी करप्शन है, और जिसको ज़र सहाफ़त कहते हैं आप। लेकिन आप यकीन करें कि खरियाँ शहर के सहाफ़ी जो, मैं उनको वाकई ये कह सकता हूँ, तमाम सहाफ़ी पढ़े लिखे हैं, ग्रेजुएट हैं, और उनका बिल्कुल दूर तक ये जो ब्लैक मेलिंग की सहाफ़त है बिल्कुल नहीं करते। बल्कि हम अपने प्रेस क्लब में भी इसे एक एहतसाब सेल रखा हुआ है कि जो किसी बंदे को अगर किसी सहाफ़ी के खिलाफ शिकायत है तो हम उन्हें तो बुलाते हैं आप प्रेस खुद क्लब करते में हैं। और ख़ुद उनका एहतसाब ये करते बहुत हैं। अच्छी बात और है। मैं समझता हूँ कि जब हम अपनी ज़ात से नहीं शुरू करेंगे हाँ, अपनी बिल्कुल। तरबियत उस वक्त और तक नहीं दूसरे होगा। की तरफ उंगली कैसे जी उठाएगा? बिल्कुल आपका तो बिल्कुल, काम ही निशानदेही करना है, निशानदेही लिखना करना है है, कलम से। निशानदेही करना तो है। जब आप खुद जो है ना वो अपने आप को इस्लाह नहीं करेंगे तो दूसरों और को कैसे दूसरी जो करें? गड़बड़ कहाँ से होती है वो मैं खुद महसूस करता हूँ एज ए जर्नलिस्ट। मुझे भी तकरीबन 20 साल हो गए सहाफ़त करते। हमारे जो साफ़ी बरादरी है ना, ये चूँकि सहाफ़त की तरफ काम और लीडरी की तरफ चली जाती है। हालांकि सहाफ़ी का बिल्कुल ये काम नहीं कि वो अपने आप को पेश करता रहे, अपने आप को डिस्प्ले करता रहे, बल्कि उसका काम है कि माशरे में जो मसाइल हैं, बुराइयाँ हैं, उनको उजागर करे, हाँ, उनके हल के लिए तजवीज़ कोशिश दे, करे, कोशिश तजावीज़ करे। दे। हमारे सहाफ़ी अक्सर मैं कहता हूँ कि वो जब किसी से करते हैं ना, बहस शुरू कर देते हैं, तो वो एक ना उसके साथ मुनाजरा शुरू कर, हालांकि मुनाजरा की ज़रूरत नहीं होती। आपने मुझसे एक सवाल किया है, मैंने उसका जवाब दे दिया है। आपकी सेटिस्फैक्शन